MNTच्या सम्यक चर्चेत आणि विशेष कार्यक्रमात आपलं सर्वांचं स्वागत. काल आपण 14 एप्रिल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती धूमधडाक्यात साजरी केली. आपणच नाही तर जगाने सुद्धा या जयंतीचं महत्त्व, बाबासाहेबांच्या जयंतीचं महत्त्व समजलं आणि जगामध्ये साजरी करण्यात आली. सिम्बॉल ऑफ नॉलेज, ज्ञानाचं प्रतीक म्हणून बाबासाहेबांचा स्वीकार व्हायला लागलेला आहे. मित्रांनो, हे जरी खरं असलं तरी ब्राह्मणी व्यवस्थेला आजही हे खपत नाही आहे. आणि मग बाबासाहेबांनी जे दिलेले प्रत्येक कार्यक्रम होते, जे संविधानाच्या अंतर्गत जी मूल्य बाबासाहेबांनी पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, ती मूल्य वाढवण्याचं काम या देशातल्या सरकारने करायला पाहिजे होतं. ते केंद्र सरकार असेल की राज्य सरकार असेल, पण तसं झालेलं नाही आहे. ही मूल्य का रुजल्या गेली नाहीत? याचं कारण असं आहे की ज्यांचा या मानवतेवर विश्वासच नाही आहे, संविधानावर विश्वासच नाही आहे, ज्यांचा मनुस्मृतीवर विश्वास आहे, तर ती मूल्य रुजतील कशी? बाबासाहेब म्हणतात की ब्राह्मणों से समाज परिवर्तन की अपेक्षा करणं एक भोंडी कल्पना आहे. म्हणून शत्रू पक्षाकडून आपला विकास व्हावा या आशेवर आम्ही नाही आहेत. जर ती मूल्य किंवा जे संविधान आहे ते लागू होत नसेल तर आम्ही काय केलं पाहिजे, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारकडून ही आपण अपेक्षा करू शकणार नाही. आज आपण एका विशेष विषयावर चर्चा करणार आहोत. आजचा विषय आहे भारतीय संविधानातील बंधुत्व विकसित न होण्यामागची कारणे आणि उपाय. मी सांगितल्याप्रमाणे की जी मूल्य आहेत बाबासाहेबांनी याच मातीतून घेतली होती. आरोप करण्यात आला होता की ती फ्रान्स राज्यक्रांतीतून, जी फ्रान्समधून घेतलेली आहे. बाबासाहेब म्हणतात की नाही, हे साफ खोटं आहे. कारण ही मूल्य स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय, ही मूल्य मी या देशाच्या मातीतून घेतलेली आहे. म्हणजे बुद्धाच्या पूर्वीही इंडस सिव्हिलायझेशनचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा त्या सिव्हिलायझेशनमध्ये, त्या सभ्यतेमध्येही ही मूल्य आपल्याला सापडतात. आणि बुद्धाने ती स्थापित करण्यासाठी पुरजोर त्याग आणि समर्पणाच्या आधारावर ती स्थापित केलेली आहे. आणि परत एकदा बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून तो प्रयत्न केलेला आहे. क्रांती प्रतिक्रांतीच्या लढ्यात हे पारडं कधी क्रांतीच्या बाजूने तर कधी प्रतिक्रांतीच्या बाजूने झुकतं. आज हे पारडं प्रतिक्रांतीच्या बाजूने झुकलेलं आहे. ही प्रतिक्रांती समजून घ्यायची असेल, ती नष्ट करायची असेल, तर आम्हाला या प्रतिक्रांतीची काय वैशिष्ट्ये आहेत, त्यांची स्ट्रॉंग पॉईंट कोणते आहेत, त्यांचे वीक पॉईंट कोणते आहेत, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. आजची चर्चा सुद्धा आपल्याला या अंगाने चर्चा करायची आहे. आज या विषयाची मांडणी करण्यासाठी आपल्यासोबत मूल्यवासी संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेशचंद्रजी गौड़ आपल्यासोबत आहेत. गौड़ सर, MNTच्या वतीने आपका स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकालकर हमें इस मुलाकात के लिए आपने भर दी. जी सर, धन्यवाद सर. ये वास्तव में हमारी जो चर्चा है वो मराठी में है, किंतु आपको ये जो बात रखनी है, आपको इस विषय पर चर्चा करनी है, तो आपको हिंदी में बात करना है. आज का सब्जेक्ट हमने ये रखा है, भारतीय संविधान में निहित बंधुत्व विकसित क्यों नहीं हुआ, और अगर क्यों नहीं हुआ तो विकसित करने के लिए हमने क्या करना चाहिए. इस विषय पर हम सर बात करेंगे. प्रथमतः मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. प्रथमतः आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देंगे. महाराष्ट्र में आपका स्वागत है, क्योंकि आप महाराष्ट्र में प्रचार हेतु आए हो. जी जी जी, मुझे जानकारी अपेक्षित है कि आप महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हो और महाराष्ट्र की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में आपने बहुत सारी जानकारी भी ली है. महाराष्ट्र में आकर इस प्रचार किया आपने, आपको
सामाजिक स्तर पर महाराष्ट्र की जो जनता है, बहुजन विशेषता मूल्यवासी बहुजन समाज है, आपने क्या फील किया? आपको क्या कैसा लगा? धन्यवाद गोविंदे जी, आपने यह मौका दिया हमारे भाइयों के बीच में बैठने के लिए। जो हमारा दौरा चल रहा है ये अपने कैडरों के साथ चल रहा है और इसमें हमने केवल 5-6 जिलों को ही कवर कर पाए हैं इस समय में। जी लगभग 10 दिन का समय रहा है और सामाजिक स्थिति महाराष्ट्र की कोई अलग नहीं है, ये पूरे भारत की यही स्थिति है। बस अंतर इतना ही है कि महाराष्ट्र में जो हमारे लोग हैं, स्पेशली SC ST के लोग, बाबा साहब फुले साहब के जन्मभूमि कर्म भूमि होने से वो प्रचार यहाँ पहले हो गया जी और बाकी जगह थोड़ा देर में हुआ। जी लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से ये आंदोलन विलोपित न हो जाए, मेरी चिंता ये हो गई है। जी और इसमें हम सबको चिंतित होना पड़ेगा। इसलिए चिंतित होना पड़ेगा कि लगभग मैंने देखा 8-9 तारीख से हर शहर में, हर कस्बे में बाबा साहब फुले साहब की संयुक्त जयंती है। उसमें भी फुले साहब का नाम मुझे बहुत ही रेयर दिखा। बाबा साहब के नाम पे बहुत सारे फ्लैक्स बैनर और ये सब थे। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब का जो सूत्र वाक्य था, एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज, वह भी उन बैनरों से गायब है। जी इसने मेरी चिंता बढ़ गई कि कम से कम जो ऊपर ही लिख दिया जाता था, एजुकेट ऑर्गेनाइज एजिटेट, है, वो क्यों गायब हो गया? जी ये 3 शब्द क्यों गायब हो गए, जबकि ये शब्द बुद्धा से लिए गए थे? बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम। ये क्या केवल अगरबत्ती धूप बत्ती जलाकर बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर नमो तस् भगवत अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, इसके करने से हम बुद्ध हो जाएंगे? रियली बहुत हॉरेबल स्टेट है हमारे आंदोलन की दृष्टि से देखा जाए, व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो वो सूत्र वाक्य का न होना। और इतना ही नहीं, कम से कम 5-5 मीटर लंबे होर्डिंग लगे हुए, 3-3 मीटर चौड़े होर्डिंग लगे हुए, बाबा साहब का फोटो और फिर समाज बेचने वाले फोटो लगा हुआ है। मेरा आशय समझिए। जी सर, मैं बहुत तलखी में बोल रहा हूँ, अपनी भावना सबके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। पॉलिटिकल माहौल है, मुझे मालूम है। जो कॉर्पोरेट के भी चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो निश्चित रूप से लोग अपना फोटो डालेंगे। लेकिन इन महानुभावों को ये नहीं पता है कि जिन महापुरुष का मैंने फोटो डाला है, कम से कम उसके सम्मान में उसके एक कोटेशन तो लिख देते। जी जिस चौराहे पे 10-10, 15-15 होर्डिंग लगी है और हर एक व्यक्ति एक एक कोटेशन लिख देता, तो कम से कम मैं कहता कि ये लोग बाबा साहब के वास्तविक फॉलोवर हैं और बाबा साहब के संदेश को समाज को दे रहे हैं, लिखित रूप में देख रहे हैं। लेकिन बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि ये फॉलोवर नहीं है। बाबा साहब को इन लोग मार्केटिंग ब्रांड बना के रखा हुआ है। इसमें हमारे ड्यूटी बढ़ जाती है सर। जी हम तो कहेंगे वो तो बेच ही रहे हैं, पॉलिटिकल जी पार्टियां बाबा साहब को बेच रही है, तो बीजेपी वालों भी लगा रखा है। बहुजन वंचित बहुजन आघाड़ी वाले ने भी लगा रखा है। आप जानते हो किसकी क्या है? आरपीआई ने भी लगा रखा है, नेशनल कांग्रेस ने भी लगा रखा है। लेकिन किसी महोदया ने उस पे बाबा साहब का सूत्रवाक्य अथवा उनका कोई कोटेशन जो समाज में एक
मैसेज दे सके, ऐसे लिखने की जहमत नहीं उठाई है। जी सर। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जहां से आंदोलन पैदा हुआ था, जिनके भरोसे आंदोलन पैदा हुआ था, क्या ये आंदोलन को डुबाने की प्रयास है? जब हमने, क्योंकि इसके साथ साथ फील्ड वर्क भी हो रहा है हमारा, इतना ही नहीं, तलेगांव दमभाड़ी या कौन सा जगह है जब बाबा साहब का निवास स्थान है, जहां वो रुकते थे, तलेगांव दबाले, तलेगांव दबाले, वहां पर हम लोग गए। मेरी भी जिज्ञासा थी कि उस जगह को देखो जहां बाबा साहब रहते थे, दिल्ली की तो देखिए। वहां जाने पे एक नई चीज पता चला कि बाबा साहब ने संविधान की उद्देशिका इसी जगह लिखी है। तो मैंने पूछा, अगर बाबा साहब ने संविधान की उद्देशिका इस जगह लिखी है, तो आपने उद्देशिका के अनुसार निर्धारित कर्तव्य पूरा करने के लिए क्या करना है? समाज में न्याय, समता, स्वतंत्रता मुहैया कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी सर। की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने कितने प्रबोधन बंधुता पर किए? सभी टेंशन में आ गए। स्पष्ट उन्होंने स्वीकार कर लिया, नहीं सर अभी तो ये कार्यक्रम है, ये बच्चे हैं, 16 घंटे अपना सेल्फ स्टडी करेंगे बाबा साहब की पुस्तकों से। हमने एक दिन पहले ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, 160 लोगों ने रजिस्टर कराया, 80 लोग आए। इसी तरह हमारा कार्यक्रम है साहब। जी सर। का कार्यक्रम कब करोगे? अगर बाबा साहब ने उद्देशिका यहाँ लिखी, तो उद्देशिका का प्रचार इस संस्थान से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी जरूर। कहा होना चाहिए। कब करोगे? तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं यहाँ जो लोग इकट्ठे हैं उनके साथ उद्देशिका पे बात करता हूँ। वो इतने टेंशनाइज थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा नहीं सर इसका शेड्यूल नहीं है और हमें खेद है कि हम इस समय नहीं दे पाएंगे, आप लिख कर दे दीजिए। तो उन्होंने अपना रजिस्टर दिया, जो विजिटिंग रजिस्टर होता है ना, तो मैंने भी उसको पूरा ड्राफ्ट कर दिया। अब उन लोगों ने पढ़ा तो उनको लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो हम निकलने लगे तो कहे नहीं साहब हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप 2 मिनट हम लोगों का प्रबोधन करिए। 2 मिनट। जी जी। अब हमसे 2 मिनट में प्रबोधन तो करते नहीं है, लेकिन नहीं, 2 मिनट में 2 मिनट। और हमने मुख्य चीज ये निकाला और उनको जब समझाया तो कोई हिला नहीं, तो मुझे लगा कि कुछ और भी सुनना चाहते हैं। फिर मैंने उनको ये समझाने का प्रयास किया कि बाबा साहब को आप मानते हो, यह भी मानते हो कि उद्देशिका यहाँ लिखी गई है, तो वो उद्देशिका ही हमारे आंदोलन का स्वरूप होना चाहिए। जो उद्देशिका हमारा लक्ष्य निर्धारित करती है कि इस देश को, भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दिनांक 26 नवंबर 1949 को अत्यंत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए। जी। तो जब हमें बाबा साहब ने लक्ष्य दे दिया, जी, इस संविधान को हम क्यों इनेक्ट किए हैं कि हमने इस भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। जी सर। और इसके समस्त नागरिकों को न्याय, समता, स्वतंत्रता सुनिश्चित करानी है। व्यक्ति की गरिमा है। बाबा साहब का संघर्ष सम्मान के लिए था, उन्होंने स्पष्ट लिखा सम्मान के लिए संघर्ष हमारा, तो व्यक्ति की गरिमा है।
और वो देश के प्रति कितने राष्ट्र प्रेमी थे वो, कि उन्होंने कहा राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली, यानी व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। जी जी तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव भी दे दिया कि समस्त नागरिकों को न्याय, समता और स्वतंत्रता मुहैया कराया जाए, और उन्होंने काम भी बता दिया कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना है। तो इस उद्देशिका में ही, जहां आपका एम, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दे दी गई है, जी, और हम उसको जीवन में नहीं उतार रहे हैं। बाबा साहब ने अगर बंधुता बढ़ाने की बात की, 25 नवंबर के भाषण में देखिए बहुत उन्होंने जोर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि बंधुता भारत में बढ़ानी बड़ी कठिन है, लेकिन उन्होंने असंभव नहीं कहा। वो इसलिए बंधुता बढ़ाना था। मैं तो बाबा साहब को त्रिकालदर्शी कहता हूं कि मेरे बाद कोई ऐसा आंदोलन खड़ा होगा, कोई ऐसा संगठन खड़ा होगा जो मेरी यूनिवर्सिटी को पढ़ेगा, वो ऐसा संगठन बनाएगा, लेकिन हमारे लोगों का चरित्र नकारात्मक है, इनमें बंधुता का अभाव है, न्याय का अभाव है, समता का अभाव है, स्वतंत्रता का अभाव है, क्योंकि हमारा समाज गुलामी से निकला है। वो प्रेडिक्ट किए थे इस चीज को, इसलिए उन्होंने कहा कि बंधुता को बढ़ाओ। अगर संगठन के लोगों के बीच में बंधुता रहती है तो संगठन सुदृढ़ और मजबूत होगा, और ऐसा सुसंगठित संगठन ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो बाबा साहब ने लक्ष्य दिया। उसी लक्ष्य को तो हमने अडॉप्ट किया, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन की किताब तो बाबा साहब ने लिख दी, जी सर, उसको तो लागू करना था हमको। बाबा साहब ने तो बेताज बादशाह हमको बनाया ना। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। स्पष्ट देखिए ना, भारत के लोग का एक शब्द निकाला जाए तो भारतीय होता है। अंग्रेजी में हमने इंडियन कहा, और इंडियन की डिक्शनरी मीनिंग देखिए, नेटिव, और एक जगह उसी के नीचे लिखा हुआ अमेरिकन इंडियन, फर्दर डिफाइन किया अमेरिकन इंडियन, और उसकी मीनिंग लिखा है एबॉरिजिनल पीपुल ऑफ अमेरिका। तो अगर अमेरिका का इंडियन है तो एबॉरिजिनल पीपुल ऑफ इंडिया, एबॉरिजिनल पीपुल ऑफ अमेरिका हुआ, तो भारत का इंडियन क्या होगा? एबॉरिजिनल पीपुल ऑफ इंडिया। अमेरिका कहती है तो इंडियन मीन्स एबॉरिजिनल पीपुल। ये हम आंदोलन की दृष्टि से बात कर रहे हैं, हम कोई कानून की दृष्टि से नहीं बात कर रहे हैं। हमको आंदोलन चलाना है, कानून तो आगे पीछे आता जाता रहेगा। अपने लोगों को मोटिवेट करना है। जी सर। पीपुल ऑफ इंडिया मीन्स, इंडियन मीन्स नेटिव, एबॉरिजिनल पीपुल। तो जिम्मेदारी बाबा साहब ने किसकी लगाई? हमारे मूल निवासी की लगाई ना। हम एबॉरिजिनल पीपुल को इंडिजीनियस या मूल निवासी कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं? इन्हीं को कह रहे हैं। बाबा साहब ने अपने सभी ग्रंथों में एबॉरिजिनल, 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 प्रिमिटिव, एबॉरिजिनल, यही वर्ड लिखा है ना। और ये क्या है? इंडिजीनियस। हमने यही शब्द तो लिया है मूल निवासी पहचान के लिए। तो जब हमने यह शब्द लिया है, और ये बाबा साहब पहले ही दे के गए हुए हैं, हम कहाँ खोज रहे थे? उन्होंने तो अपने गुरु से लेकर दे दिया ना। और कितने दिमाग से दिया कि संविधान की शुरुआत राम के नाम पे नहीं, अल्लाह के नाम पे नहीं, परमेश्वर के नाम पे नहीं, बल्कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया के नाम पे होगा, क्योंकि एक सॉवरेन कंट्री बनानी हमको है, प्रभुत्व संपन्न है। ये जिम्मेदारी हमारी लगाई। जी सर। और ये जिम्मेदारी लगाई कि
तुम ये जब गणराज्य बनाओगे तो यहाँ समस्त नागरिकों को, यानी उसमें हम भी हैं, वो शरणार्थी भी है जो भविष्य में आएंगे वो भी रहेंगे, और उनको न्याय, स्वतंत्रता और समता ये सुनिश्चित कराना हमारा कर्तव्य है। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने कहा, उनको पता चला कि मूल निवासियों का चरित्र कुछ गड़बड़ है, इनमें एक कमी है, तो उन्होंने प्रथम गुरु को भी ध्यान दिया होगा, जिन्होंने कहा मैत्री यानी प्रेम और करुणा। मैत्री मतलब भी बंधुता है, हम आप मित्र हैं मतलब क्या है? और अपने दूसरे गुरु को भी याद किया होगा, जिन्होंने कहा पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम सो पंडित होए। तो वो प्रेम, यही प्रेम बंधुता पैदा करता है, यही प्रेम मित्रता पैदा करता है, आत्मीयता पैदा करता है। जी सर, जी। तो ये था जिसके कारण बाबा साहब ने, मैं इसलिए त्रिकालदर्शी करता हूं कि अगर कोई संगठन पैदा हुआ जो देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने जाएगा, यानी व्यवस्था परिवर्तन को लाएगा, तो उसके पास इस मजबूत संगठन को इंटैक्ट रखने के लिए उस हार्मनी की जरूरत है, वो हार्मनी जिसे हम बंधुता कहते हैं। जी सर, बंधुता अभाव, लेकिन जी सर, जी धन्यवाद सर। आपने आपका जो यहाँ दौरा किया है और आपका जो अनुभव या कथन किया है, यह वास्तव में पूरे देश में यही माहौल है। केवल हम जय जयकार में व्यस्त है, विचारों को बाजू में रखकर नाचना गाना और हमारे मर्जी से जैसे हमको लगता है, जैसे हमारी समझ है, उसी तरह हमारा व्यवहार है। इसी कारण बंधुत्व का भी समाज में अभाव है। 17 अगस्त 1952 में बाबा साहब ने सिद्धार्थ महाविद्यालय के प्रांगण में यही धोखा लोगों को बताया था कि विगत 25 साल में एक व्यक्ति ने जो करना चाहिए था कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने इतना नहीं किया जितना मैंने आपके लिए किया। वो एहसास दिलाते हैं कि अभी काम कुछ अधूरा है और अब मेरे नाम का केवल जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरा जो कार्य है, मेरा जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए आपको जान की बाजी लगानी होगी। सर, ये जो उनका मतलब जो वेदना थी, क्योंकि उसी समय भी केवल लोग जय जयकार में व्यस्त थे, व्यक्ति पूजा, खासकर जो बाबा साहब कहते थे कि भारत में जो व्यक्ति स्तोम है, व्यक्ति विशेष जो मान्यता है, वही उनके अधपतन का एक कारण है। सर, हम आज चर्चा कर रहे हैं भारत में जो संविधान, भारत के संविधान में जो बंधुत्व निहित है, जैसे कि बाकी मूल्य है स्वतंत्र, समता, बंधुता और न्याय, ये विकसित क्यों नहीं हुए और हमें अगर करना है तो क्या करना है? उसमें एक कारण ये भी है, जहाँ तक मेरी समझ है, कि जातिवाद ये सबसे बड़ा अड़िंगा है बंधुत्व निर्माण न होने का। आप इसको कैसा विश्लेषित करते हैं? देखिए, बाबा साहब ने 25 नवंबर के भाषण में स्पष्ट कहा है कि जातियां ये राष्ट्रद्रोही हैं। जी, वहीं से हमको इंटरप्रेट करना है। जो जातियां राष्ट्र में है, वो जातियां खुद को राष्ट्र मान रही है? तो वो राष्ट्रद्रोही कैसे हो सकती हैं? लेकिन जिस अखंड भारत का सपना बाबा साहब ने देखा था, उस अखंड भारत के निर्माण में ये जातियां वास्तव में राष्ट्रद्रोही बनी, क्योंकि जब हर जातियों ने अपने किलेबंदी कर रखी है, उसके किले में वो नहीं घुसेगा, उसके किले में वो नहीं घुसेगा, वो जो भी व्यवस्था चली, जो भी माइंडसेट हुआ, उससे ये हो गया। तो जब आप मिलेंगे नहीं, अगर जातियों के बीच में बंधुता नहीं फैलेगी, तो राष्ट्र निर्माण होगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए क्योंकि जाति है, उसमें ऊंच नीच की भावना है, ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, और वो ग्रेडेड इनइक्वलिटी का फार्मूला इतना
बेस्ट फार्मूला है, उसको तोड़ने में देखिए कितने दिन लग गए और अभी नहीं टूटा। जी वो ऐसा सीमेंट है, यानी वो यहां से रंग करता है। अब इसको तोड़ना होगा। और बाबा साहब ने इन जातीय राष्ट्रद्रोह जैसा काम न करें, वहां से भी आप जोड़िए। उन्होंने कहा कि हमारी पहली ड्यूटी है टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। जी लेकिन हमारी फितरत ही कुछ और है। हम अपने महापुरुषों की मानते कहाँ हैं? क्या हमने बुद्ध को माना? प्रेम करुणा यानी मित्रता, उसको माना क्या? बुद्ध के मार को मार डाला क्या? बंधुता कैसे डेवलप होगी? ये चीज पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम बंधुत्व भाव में नहीं थे, हम थे। जी अगर हम बंधुत्व भाव में नहीं रहते तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के निर्माता नहीं होते। बराबर। इसके ही पीछे संविधान सभा में माननीय जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा पूरी सभा को कि लोकतंत्र मुझे तुमसे नहीं सीखना, तुम लोगों ने लोकतंत्र हमसे सीखना है। जी बराबर। याद करिए, इसका मतलब उन्होंने हम लोगों के लिए बोला कि हम लोकतांत्रिक हैं और अभी भी हैं। उन्होंने स्पेशली आदिवासियों के लिए कहा कि अभी वो लोकतांत्रिक हैं। क्यों? उनका सामुदायिक व्यवहार देखिए। उस समय की कल्पना करिए, आज की मत करिए। आज तो 200-200 मीटर चौड़ी सड़कें उनके घरों के आजू बाजू घूम रही है। आज की मत कल्पना करिए। लेकिन जिस दिन संविधान सभा बैठी थी और जब का जिक्र जयपाल सिंह मुंडा जी कर, तब की बात आप करिए। एक उदाहरण देता हूं। जी आदिवासियों में सारे दिन खटेंगे, काम करेंगे, जो भी होगा जीवन यापन का जो भी करना हो करेंगे, लेकिन शाम के वक्त पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होता है, परिवार एक जगह इकट्ठा होता है। वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, और सभी अपने कमर के पीछे हाथ क्रॉस करके इधर इधर वाले का हाथ थामते हैं। वो लड़की है, औरत है, बूढ़ी औरत है, बूढ़ा आदमी है, कोई बात नहीं, और सभी रेला गाते हैं। एक स्टेप आगे, एक स्टेप लेफ्ट, एक स्टेप राइट, एक स्टेप बैक। यही नृत्य है। आप कल्पना करो कि जब हाथ से हाथ मिलता है, पूरे गांव का हाथ एक साथ मिलता है, तो आपके अंदर सिनर्जी जनरेट होती है। बराबर। स्पर्श बहुत बड़ा इलाज होता है। आप अपने माता पिता के पैर छूते होंगे तो आपके सर पे हाथ रखते हैं। आप अनुभूति करो, उनका हाथ आपके सर पे आए तो कैसा फील होता है? गेन समथिंग। वो एनर्जी सिनर्जी में चेंज होती है। सारा तनाव दूर हो जाता है। किसने किसको क्या कहा, उस समय जब मिलते हैं और एक साथ रेला करते हैं, सारे तनाव दूर हो जाते हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो जिसको ज्यादा नाराजगी है वो बाहर बैठा रहेगा। तो जब तक वो अंदर आ नहीं जाएगा तब तक वो नृत्य शुरू नहीं होगा। उसको मनाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसके बाद सुनी जाएगी। बोले अच्छा आओ, फिर पंच बैठाते हैं, है ना, पंचायत बुलाते हैं, सारी चीजें वहां निपट जाती थी। यह था बंधुता, यह था जी सामुदायिक व्यवहार, एक दूसरे के प्रति अपनापन। ऐसा दिख रहा है क्या है अब? इसलिए मुंडा जी ने बोला, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था आपके सर पे वो मोर वाले पंख नहीं है, आपका तीर धनुष नहीं है, आप उस तरह के कपड़े नहीं पहने हो। तो उन्होंने हंस के कहा मैं वो भी पहनता हूँ, क्योंकि वो तो पैंट शर्ट में थे ना। जैसे बाबा साहब सूट में रहते थे, वही पैंट शर्ट में रहते थे। भाई वो खिलाड़ी थे मुंडा साहब, इसलिए उन्होंने कहा था। लेकिन आज उसका लोप क्यों हुआ?
उस लोभ के पीछे सबसे बड़ी बात हमारी गुलामी थी। जी एक गुलाम व्यक्ति को जब मौका मिलता है तो वो सबसे ज्यादा हिस्सा झपटने की कोशिश करता है। बराबर। उसके अंदर वो धैर्य नहीं होता कि नहीं सबको इतना इतना मिल जाए, वो नहीं चाहता, वो चाहता मुझे मिल जाए। निग्रोस की बातों को देखिए, जब वो दास्ता में थे, वो मोटा कोटा आके धक्के उक्के मार के उसका भी खाना छीन लेता था। जैसे साहू जी महाराज ने अस्तबल में घोड़ों का उदाहरण दिया, प्रैक्टिकल दिखाया कि बीमार और लाचार घोड़ों को तो मिला ही नहीं, जो ताकतवर घोड़ा था वो उसका भी खा गया। तो घोड़ा क्या है? गुलामी का प्रतीक है, वो मालिक तो नहीं है। वो गुलाम आदमी दूसरों का भी शेर खा जाता है। तो यही स्थिति, हमारा समाज गुलाम रहा तो उसके जी अंदर सर। ये नकारात्मक चीज थी। जी इसी नकारात्मक चीजों को बुद्धा के समय बुद्धा ने मार कहा। तो बोलते हैं ना, गाथा आती है मार कि मैंने मार से बहुत परेशान किया। तो बुद्धा मारा ने तेरे कहा कमब माफ करिए। हाँ, मारा तेरे कमभी जित सब्बरती। आप सर मुझे मैं और भी बता रहा आपसे हूँ। कुछ जानना। जी जी मैं एक चीज इतिहास में। इस जी टॉपिक को खत्म कर। तो मार जी आज क्या है? वो मार तब भी वही था, अहंकार, रागाग्नि, ईर्ष्याग्नि, राग द्वेष, ईर्ष्या द्वेष, लोभ, स्वार्थ, काम, क्रोध, ये जितनी नेगेटिव चीजें हैं क्या हमारे अंदर नहीं है? क्या हमने इस पे काबू करने का प्रयास किया? और जब तक इसका त्याग नहीं करेंगे जी तब तक आप बंधुता भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा चरित्र भी है, त्याग करना। त्याग किसका करना है? जी अरे रुपए पैसे का तो करते ही रहते हो, लेकिन इस मार को छोड़ना है, इस नकारात्मक चीजों जी को छोड़ना है। और इतना ही नहीं, बाबा साहब ने अगर बंधुता बढ़ाने की बात की थी तो अब उसको दूसरे तरीके से भी सोचना है। वो बंधुता तब बढ़ेगी जब हमारे अंदर ऊपर के तीनों वैल्यूज लाइए, न्याय, समता और स्वतंत्रता, ये चरित्र के रूप में हमारे अंदर इनहेरेंट होना चाहिए, आना चाहिए। अगर हमारे चरित्र के अंदर, व्यवहार के अंदर न्याय, समता और स्वतंत्रता नहीं है तो हम कितनी भी भीड़ जुटा लें, बंधुता को विकसित नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीजें, मुझे याद है जी 2006 का राष्ट्रीय अधिवेशन जब मोहन राव साहब ले रहे थे उद्घाटन सत्र में, उन्होंने एक चीज कहा तो मुझे ध्यान बहुत आया। वो तो अंग्रेजी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं 4 दिन बिना रुके और बिना कुछ रिपीट किए इस प्रियम्बल को एक्सप्लेन कर सकता हूं। क्या बात। इसका मतलब ये प्रियम्बल नहीं, ये सागर है। और हम जो भी बराबर। निकाल रहे हैं वो बाल्टी से निकाल रहे हैं। ये प्रियम्बल अगर न्याय, स्वतंत्रता और समता की बात करता है तो ये तो बुद्ध ने दिया है। बुद्ध तो कैरेक्टर बिल्डिंग का अभियान चलाए थे, परमिताएं, अष्टांगिक मार्ग, ये क्या है? मैं चरित्र निर्माण की बात थी। इसका मतलब उस समय भी हमारा चरित्र गड़बड़ था। जब कबीर बोले 2.5 आखर प्रेम तब भी हम नहीं सुधरे, रैदास ने बोला बेगमपुरा तब भी हम नहीं सुधरे, बाबा साहब को भी लिखना पड़ा कि बंधुता बढ़ाओ, लेकिन हम फिर भी नहीं सुधरे। तो गुलामी तो हमने अपने आप थोपी हुई है। राजा कोई रहे, गुलाम हम ही रहेंगे, ये हमने मान लिया। चाहे राजा बहुजन समाज का रहे, चाहे सर्वजन समाज का रहे, हम तो गुलाम बनेंगे, यही हमारी फितरत है। तो बंधुता को इसलिए इम्फेसिस किया जा रहा है, जी संगठन को इंटैक्ट रखने के लिए, संगठन को मजबूत और समृद्धशाली बनाने के लिए। अगर हम एक दूसरे के काम संगठन में नहीं आएंगे, जी भाई संगठन में आदमी जुड़ता किस लिए है? सेल्फ स्टीम के लिए यार।
हमारा संगठन इतना बड़ा संगठन, हम उसके सदस्य हैं, ये प्राइड फील होता है ना। और वो क्या उम्मीद करता है कि मेरे सुख दुख में मेरे संगठन के लोग साथ देंगे। बराबर। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। जब वो फोन करता है कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना है, तो हम बोलते हैं कि यार मैं बाहर गाँव हूं, परसों चलूंगा। परसों फोन करेंगे तो कहे यार तुम किसी को लेके चले जाओ, मैं खाली नहीं हूं, मेरा बॉस ऑफिस से छुट्टी नहीं दे रहा। यानी हम बहाने मतलब हम खुद कमजोर हैं। लेकिन अगर हमारी आत्मीयता रहती, जी सर। क्या हम तुरंत उसकी मदद ना करते? बराबर सर। इस और भी कुछ आत्मीयता का लोग बोला है भाई साहब, इसलिए बंधुता शब्द बाबा साहब ने रखा। और इसलिए मुझे लगा कि ये बंधुता का निर्माण जरूरी है। जी। हाँ, आप अगला लीजिए। जी सर, आपने सही कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए, कि पढ़ी पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। कबीर जी का जो ये दोहा है, इसीलिए इसी कारण बाबा साहब ने कबीर जी को अपना गुरु माना है। सर, हम देखते हैं कि जैसा मैंने जिक्र किया, जातिवाद ये सबसे बड़ा अड़िंगा है, सबसे बड़ा कारण है। किंतु आज वर्तमान में और कौन से कारण हैं जो हमसे भी बंधुता नहीं हो रही है, और जो यहाँ से जो फोर्स है ब्राह्मणीवाद, जो है ब्राह्मणवाद, ये भी ज़्यादा इसमें प्रयासरत है ताकि आप में बंधुता न हो। और बंधुत्व अगर आती है तो आप एक संग हो जाएंगे, और एक संग होने के कारण उनको बहुत बड़ा डर है। मतलब एक समाज बनेगा, आज जाति है तो उनको अच्छा है, जब ये समाज किया, ये जाति का जब समाज बनेगा, ये ब्राह्मणवाद के लिए खतरा है। इसलिए उनके द्वारा जो भी कोशिश की जा रही है बंधुत्व न पनपने की, और कौन से कारण हो सकते हैं इसके अलावा, उसको थोड़ा विश्लेषित करें। देखिए, जो राजा रहेगा, जी। जिसके हाथ में शासन सत्ता रहेगी, वो अपनी शासन सत्ता क्यों छोड़ना चाहेगा? जी बराबर। पहेलिया जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, ये तो कबूतर ने सोचना है ना कि मुझे दाना खाना है कि नहीं खाना है। और जब खाएगा तो फंसेगा, फंस गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो संगठित है तो जाल को एक साथ लेके उड़ सकता है और पहेलिया देखता रह सकता है। वो संगठित ही नहीं है, वो दाना चरने में मशगूल है। अब सवाल ये है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ब्राह्मण ने आपको आपस में मिलने जुलने से रोका? नहीं। आज की भी डेट में और इसके पहले की भी डेट में आप क्यों नहीं मिलते जुलते? चलो, जो समय बीत गया बीत गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, आपको अधिकार दे दिए गए, तब आपने मिलने जुलने का प्रयास क्यों नहीं किया? चीजें बहुत सी हैं, हम दोष लगा सकते हैं, ठीक है, वो हमारा मेंटल स्टेटस इस तरह का तैयार था कि हमने नहीं मिला। लेकिन जहां कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहा है कि हमको बंधुता बढ़ानी है, तो जब बंधुता बढ़ानी है तो बंधुता बढ़ाने का फार्मूला क्या हो सकता है? प्रैक्टिकली फील्ड में क्या हो सकता है? संगठन ने निर्देश जारी किया कि हमने फोर्टनाइटली मीटिंग रेगुलर बेस पे लगानी चाहिए। जो फोर्टनाइटली मीटिंग नहीं कर सकते वो मंथली मीटिंग करें। उसके बाद वीकली मीटिंग और फोर्टनाइटली मीटिंग पे जोर दिया गया, और अब रेगुलर मीटिंग और वीकली मीटिंग पे जोर दिया जा रहा है। तो क्या हम वो मीटिंगें लगा रहे हैं? देखिए, घर के परिवारों के साथ, मित्रों के साथ, जहां डेली इंटरेक्शन होता है, रोज मिलना जुलना होता है, उसी के साथ अफेक्शन होता है, उसी के साथ आत्मीयता बढ़ती है।
अगर मैं जीवन गवंडे साहब से 3 साल बाद मिलूंगा तो हाय हेलो तो हो जाएगी, कितना अफेक्शन होगा। अगर मैं गवंडे साहब से रोज मिलूंगा तो कितना अफेक्शन होगा। तो ये समानुपातिक दूरी को आप समझने का प्रयास करें। रोज मिलेंगे तो हम आपके बारे में जानेंगे, आपके घर के बारे में जानेंगे, आपके दुख तकलीफ को जानेंगे, सुख को जानेंगे। 1 महीने बाद मिलेंगे तो यार सर आपका नाम गवंडी ही है ना, मैं कुछ भूल रहा हूं। और साल भर बाद मिले तो गवंडे जी बीच में खड़े, हम इधर खड़े, निकल के चले जाएंगे। यार होगा कोई थोड़ी दूर जाके पता यार मैं इस आदमी को देखा हूं करते बाहर चला जाएगा। अब गवंडे भी सोच रहे होंगे यार मैंने इनको देखा है, वो भी बाहर चले जाएंगे। तो दूरी बढ़ी कि घटी? बढ़ेगी। तो संगठन ने आदेश दिया था, संगठन ने आदेश दिया था कि आपने रेगुलर बैठक करनी है, रेगुलर चर्चाएं करनी है। हमने किया क्या? अरे मैं कह रहा हूं बाबा साहब की बातें करते बोर हो गए हो तो किसी सिनेमा को ही क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन बैठो तो सही, सही है। अपने सुख दुख की चर्चा कर लो, बैठो तो सही। न्यूज़पेपरों में बहुत कुछ आता उसकी चर्चा कर लो, बैठो तो सही। अगर नहीं बैठोगे तो वो आत्मीयता नहीं बनेगी। और देखिए रेगुलर बैठक का सबसे बड़ा फायदा, आप जब भी बैठेंगे तो कुछ सहमति कुछ असहमति बनेगी। अगर असहमति बनती है तो वो बिगड़ा माहौल नहीं होगा। हम बार बार मिलते रहेंगे तो असहमति को हंसकर भी व्यक्त कर सकते हैं, भाई साहब गवंडे जी यार आप जो कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आया। तो गवंडे जी को लगेगा यार मुझसे सहमत नहीं है, क्यों नहीं समझ रहा है, लेकिन सहमत नहीं है। तो गवंडे जी ने क्या कहना चाहिए, यार चल फिर कल मिलते हैं, फिर मैं बताता हूं तुमको, आज चल चाय पीते हैं। असहमति कल को सहमति में बदल जाएगी। या जो गवंडे जी का प्रपोजल है तो गवंडे जी को समझ में आ जाएगा कि मेरा प्रपोजल सही नहीं है। भाई वो भी तो सोचेंगे यार मैं रोज ये मेरी बात समझता था, आज क्यों नहीं समझ रहा है। जी ये ग्रुप बिहेवियर होता है। और रोज मिलोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कहाँ? जी सर जी। और रोज मिलोगे तो कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगा, मिलकर बात करोगे तो सॉफ्ट स्किल भी डेवलप होगा। जी 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 गौड़ सर, हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव में है और महत्वपूर्ण आप जानकारी दे रहे हैं। बंधुत्व बढ़ाने के लिए आपने जो बाबा साहब के और इतिहास में जाकर हमने जो उनके उदाहरण के संदर्भ देकर आपने जो हमें बताया वो वास्तव में सही है। लेकिन वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर भी हमें कुछ एक पवित्र बदलना चाहिए, या तो साधन संसाधन का भी निर्माण करना चाहिए। उसी आधार पर ये सवाल रहेगा। सर आप मूल्यवासी संघ द्वारा मूल्यवासी संकल्पना आइडियोलॉजी स्थापित करना चाहते हैं और आपको ये विश्वास है कि इससे ये बंधुता भी बढ़ेगी, स्वतंत्र, समता और न्याय ये मूल्य भी बढ़ेंगे। ये विश्वास आपको किस तरह से लेके जा रहा है और वास्तव में क्या परिस्थिति है ये स्थापित होने के बाद भी? आपके कुछ सामने कुछ सवाल होंगे, कुछ समस्या होगी, उसको अगर विकसित करना है और बाबा साहब का जो सपना था आदर्श समाज का, इसी द्वारा वो फुलफिल होगा। मूल्यवासी संकल्पना को विकसित करने के बाद ही ये मूल्य स्थापित हो सकते हैं, ऐसा विश्वास आप बार बार देते आ रहे हो। ये कैसा संभव है? आपके पास केवल 5 मिनट है और इसका हल भी हमें निकालना है। बहुत आसान है। मूल निवासी संकल्पना इस सोशल थ्योरी के अंतर्गत उस बंधुता को डेवलप करने के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। जी, ये कैटलिस्ट है जो उत्प्रेरक का काम करता है। जो केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप 6700 जातियों के टुकड़े बाबा साहब ने संविधान बनाया और उस संविधान में इन टुकड़ों को 3 वर्गों में इकट्ठा किया, 3 क्लास में, यानी कास्ट को उन्होंने क्लास में चेंज किया।
यार हम एससी वाले हैं तो कम से कम एससी में तो अपनी बंधुता बढ़ा लो, एसटी वाले हैं उसमें बढ़ा लो, ओबीसी उसमें बढ़ा लो। और इस 3 क्लास को, क्योंकि ये संवैधानिक पहचान थी आपको अधिकार देने के लिए, आपके सामाजिक, शैक्षिक और अन्य स्थितियों को ध्यान में रख करके। जी राष्ट्रपिता फूले ने तो पहले ही कह दिया था, उनके गुरु थे बाबा साहब ने तो कहा ना कि मैं ही एक हूं जो राष्ट्रपिता फूले की बातों को लेकर चल रहा हूं। मतलब उन्होंने अपना उनको आदर्श माना। और राष्ट्रपिता फूले ने कहा शूद्र अति शूद्र यहाँ के मूल निवासी हैं, सेठी जी, भट्ट जी, आर्य रानी, विदेशी। तो वो मूल निवासी। और हमने मूल निवासी जब कह दिया तो एससी, एसटी, ओबीसी, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज तो शुद्ध अति शुद्ध से ही तो बने थे, है कि नहीं? तो जब इनसे ही ये बने थे तो हमने उस चीज को आगे ला दिया। 1993 में इंटरनेशनली वाकया यूएनओ का जो भी हुआ उसको भी हमने कोट कर लिया, ला दिया। तो ये क्या था? एससी, एसटी, ओबीसी को एक पहचान देना। जो जातियों में टूटा था वो क्लास में आया, एक स्टेप एडवांस हुआ। अब क्लास 3 क्लास को हमने एक में कन्वर्ट किया। तो जब 3 क्लास को एक में कन्वर्ट किया तो हमने कैटलिस्ट बनाने का काम किया। और आज जब हम कह रहे हैं कि हम मूल निवासी हैं, तो हमारे अंदर से वो कास्ट फीलिंग भी गायब हो रही है और मूल निवासी अपने मानसिक स्थिति से अब हमारे दिल में उतर रहा है। जी जब वो दिल में उतर जाएगा, हमारी भावना में मूल निवासी आ जाएगा, तब हम कास्ट नहीं रह जाएंगे। क्लास इसलिए रहेंगे कि हमको संवैधानिक अधिकारों का नाम लेना है। तो संवैधानिक अधिकारों में 80 बनने के लिए तो कास्ट की जरूरत है ना? कास्ट रहेगा तभी तो उसको एससी, एसटी, ओबीसी में इंक्लूड या डिसइंक्लूड किया जाएगा। लेकिन वो पेपरों पे रहेगा क्योंकि हमारे दिमाग और दिल के अंदर मूल निवासी है, वो लाभ लेने के लिए पेपरों पे कास्ट लिखी रहे, दैट डजंट कैरी मीनिंग। मुझे लगता है बाबा साहब ने इस चीज को समझा है कि इनको अधिकार देने के लिए जातियां तो रहेंगी, लेकिन क्लास के अंतर्गत अधिकार देने के लिए ये जरूरी है। और जी सर जी, इनको एकदम से कास्ट फीलिंग बाहर हो जाए तो इनको जिम्मेदारी लगा दो कि तुम बंधुता बढ़ाओ। और ये बंधुता बढ़ाने का काम बाबा साहब ने कठिन कहा है, नो डाउट, लेकिन असंभव नहीं कहा। और अगर बुद्धा के आंदोलन को देखते हो जिसमें लाखों भिक्षु को उन्होंने कंट्रोल किया, उनके बीच में जो हार्मनी बनी थी, जो बंधुता डेवलप थी, जो डिसिप्लिन था, वो क्या था? दिन में चारिका करो, शाम को जो भी आते हो, जो भी उस दौरान मिलता है आपके भिक्षु पात्र में, वो संघ के बीच में लाइए, भोजन बनेगा। डिसिप्लिन ये था कि सूर्यास्त के पहले आपके भिक्षु पात्र धुल जाने चाहिए, यानी भोजन लेने के बाद आपके भिक्षु पात्र धुल जाने चाहिए। और सूर्यास्त के बाद तथागत के साथ जो देशना होगी उस सभा में आपको बैठना है, यानी रेगुलर मीटिंग। जी बुद्धा ने रेगुलर मीटिंग, सर रेगुलर मीटिंग करने से, आसपास बैठने से लोगों के अंदर वो भाव जनरेट हुआ और जो संघ बना वो इतना स्ट्रांग था कि उसको तोड़ते तोड़ते टूटा, लेकिन विचारधारा 1200 साल तक चली। जी सर, तो संघ का निर्माण को इसी तरह से करना होगा। आगे बढ़े। जी धन्यवाद सर। ये जो आपने उदाहरण के तौर पर बताया, वास्तव में सही है कि जो वज्जी समूह था उस समय, वज्जी समूह अजातशत्रु इसलिए नहीं उसको जीत पाया क्योंकि उनकी रेगुलर मीटिंग होती थी शाम को। और ये बहुत बड़ा हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पर बुद्धिज्म में एक उदाहरण है। साथियों, ये चर्चा हम तो चाहते थे कि आगे भी बढ़े, किंतु समय की पाबंदी, समय का ध्यान रखकर यह हमें समाप्त करनी होगी। सर, दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
और उनका भी प्रबोधन हो रहा है। अंत में 1 मिनट रहेगा आपके पास, अंत में क्या संदेश होगा विषय के अनुरूप? एक ही संदेश, एक ही संदेश, अगर हमें लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है जी, तो हमको बंधुता बढ़ानी होगी, और बंधुता बढ़ानी है तो हमारे इंटरनल कैरेक्टर, हमारे व्यवहार के अंदर न्याय, समता और स्वतंत्रता दिखनी चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे, टू प्रमोट फ्रेटर्निटी, टू विच इंश्योर यूनिटी ऑफ नेशन एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यही मैं कहूँगा। जी, धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद गौंड सर, आपने इस विषय पर अपनी बात रखी और हमें प्रबोधित किया। वास्तव में ये विषय, बाबा साहब भी कहते हैं कि बंधुत्व स्थापित करना ये कोई खेल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। ये असंभव इसीलिए नहीं है कि इसके पहले इतिहास को अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, इतिहास के पन्नों को अगर पलटते हैं तो पता चलता है कि ये मूल्य, बंधुत्व का जो मूल्य है, ये इतिहास में हमें दिखाई देता है। और हम बुद्धा के फॉलोअर्स है, बाबा साहब के अनुयायी है, और इसे अगर हमें स्थापित करना है तो ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे बीच में जो जातिवाद का खतरा है, उसे आपको जब तक ध्वस्त नहीं करोगे आप, तो ये बंधुता भी निर्माण नहीं होगी। करुणामय प्रज्ञा भावनामय प्रज्ञा, इसका भी अगर हम बुद्धा का जिक्र करते हैं और बुद्धा को अपना गुरु मानते हैं, तो बुद्धा को समझना और बुद्धा का जो मार्ग दिया है उसका अनुसरण करना, ये दो बातें अलग है। साथियों, अनुकरण करना, बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका अर्थ ये है कि मैं अनुसरता हूँ, बुद्धा के विचारों को फॉलो कर सकता हूँ, अंगीकारता हूँ। सर, आप आए और हमें प्रबोधित किया। एमएनटी की ओर से पुनश्च एकदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और ये चर्चा यही खत्म होती है। साथियों, आज रात को 8:30 बजे प्राइम टाइम विचार विमर्श पर जो चर्चा होगी आपको सुनना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विचार को प्रचारित प्रसारित करना है। कल मिलेंगे एक अलग विषय के साथ। धन्यवाद।